ये कैसी शर्त है, मैं इसे हरगिज नहीं करूंगी। स्नेहा ने चिढ़कर कहा। करना पड़ेगा, वरना 10,000 दो। दोस्त के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो रात, वो कैफे और वो पागलपन की शर्त। जैसे ही शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून रियान सिंघानिया कैफे में दाखिल हुआ तो स्नेहा के कदम खुद ब खुद उठ गए। धड़कनें बेकाबू हुईं और अगले ही पल उसने अपने लाल होठों को रियान के दिल की जगह पर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। कुछ ही पलों का खेल था और वो अपना काम करके वहाँ से भाग गई। लेकिन लम्हे कभी कभी जिंदगी बदल देते हैं। और फिर ठीक 10 दिन के बाद उसकी आँख खुली तो वो रियान सिंघानिया के बंगले के बेड पर थी। और वही शर्ट और वही होठों के निशान और वही सामने खड़ा इंसान। ये वो लम्हा था जब स्नेहा को एहसास हुआ कि ये एक टॉक्सिक मर्द है और उसे जुनून की हद तक मोहब्बत कर बैठा है। शहर के सबसे मशहूर कैफ़े लवर पॉइंट पर फिजा में काफ़ी खुशगवार और नौजवानों के हंसने की गूंज थी। स्नेहा उस दिन अपने दोस्तों के साथ एक कोने वाली टेबल पर बैठी थी। उनकी बातों का टॉपिक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से लेकर न्यू अपडेट फैशन ट्रेंड तक फैला हुआ था। स्नेहा अपनी जानदार और चमकीली मुस्कान चेहरे पर सजाए हमेशा के साथ ग्रुप की जान बनी हुई थी। वो पल भर के लिए खामोश हुई जब उसकी दोस्त सानिया ने चुटकी बजाते हुए एक नया टॉपिक छेड़ दिया। यार स्नेहा देख तो, वो रियान सिंघानिया, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। वो देख, बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठा है। सानिया ने शरारत भरी नज़रों से इशारा किया जहाँ एक बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी बाला मर्द किसी बिजनेस मीटिंग में मगन था। उसके आसपास एक ऐसा घेरा था जो उसे आम लोगों से अलग बना रहा था। स्नेहा की दूसरी दोस्त किरण ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, उसके बारे में मैंने सुना है। बहुत सारी कहानी मशहूर हैं उसके बारे में कि वो किसी आम इंसान से बात तक नहीं करता, हमेशा एक स्पेशल घेरे में रहता है। स्नेहा ने रियान सिंघानिया को बस एक नज़र देखा। वो वाकई स्पेशल था, उसके चेहरे से ही लग रहा था। चेहरे पर एक संजीदगी छाई हुई थी, आंखों में गहरा सुकून, कपड़े पहनने का अंदाज, बोलने का तरीका, हर चीज़ उसकी पर्सनालिटी की मुंह बोलती गवाह थी। उसके आसपास मौजूद लोग भी उससे एक फासला रखे हुए थे, मानो उसकी मौजूदगी किसी ताकत या जादू की तरह काम कर रही थी। तो क्या करूं? स्नेहा ने लापरवाही से कहा, हालांकि उसके दिल में भी एक हल्की सी धक धक शुरू हो चुकी थी। उसे मालूम था कि सानिया और किरण किसी न किसी गड़बड़ के बारे में प्लान कर रही हैं। सानिया की आंखों में चैलेंज चमक रहा था। शर्त यह है कि तुम उसके पास जाओ और कुछ ऐसा करो जो उसे चौंका दे। कोई पागलपन, कोई ऐसी हरकत जो कभी वो सोच भी ना सके। स्नेहा के माथे पर बल पड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगी, उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ में एक ठंडी डर की लहर भी थी। वो भला ये काम क्यों करती? करना पड़ेगा, वरना पूरे 10,000 रुपये इधर दो, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी वही शरारत चमक रही थी। 10,000 रुपये स्नेहा के लिए एक बड़ी रकम थी। वो तो एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती थी और इस रकम को यूं ही हारना उसे गवारा नहीं था। इससे भी बढ़कर वो अपने दोस्तों के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी, खासतौर पर जब बात चैलेंज की हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, जो कि उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, उसने हार मान ली। ठीक है, मगर याद रखना, ये सरासर पागलपन है और अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों होगी। उसने गहरा सांस लिया। दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थीं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसके कदम अब धीरे धीरे रियान की टेबल की ओर उठने लगे थे। कैफे का शोर धीरे धीरे मध्यम होता चला गया। उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल सीने से निकलने को बेताब था। रियान किसी जरूरी फ़ोन कॉल पर था। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त काफ़ी सीरियस था और वो किसी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉल पर था। स्नेहा उसके बिल्कुल करीब पहुंची। उसकी नज़र सीधे रियान के दिल की जगह पर जाकर अटक गई थी। उसने सफ़ेद बेदाग शर्ट पहन रखी थी, नीला पैंट कोट उसने कुर्सी की बैग पर लटकाया हुआ था। एक पल के लिए उसके हाथ कांप उठे थे। वह शर्मिंदगी और डर के मिले जुले एहसास से घिर गई। पूरा जिस्म जैसे सुन्न हो चुका था। उसका जी चाहा, भाड़ में गई ऐसी बेवकूफ़ी भरी शर्त मुझे नहीं करनी। उसका मन हुआ अभी दोस्तों के पास जाकर कह दे कि वो ये शर्त नहीं करेगी, लेकिन फिर से वो हारना नहीं चाहती थी। ऊपर से 10,000 शर्त की पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। 10,000 स्नेहा,
पूरे 10,000। तुम शर्त के लिए मना भी कर दो तो उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्ती का लिहाज करते हुए तुम्हारी शर्त के 10,000 तुमसे नहीं भी लेंगी, लेकिन सोचो, अगर तुम शर्त जीत गई तो 10,000 तुम्हें मिलेंगे और 10,000 से तुम एक बहुत बड़ा काम निपटा सकती हो। उसे 10,000 रुपये हर हाल में जीतने थे और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक पल के लिए भी सोचे बगैर उसने अपने लाल होठों को रियान की कीमती शर्ट के दिल की जगह पर रख दिया। ये सिर्फ एक पल का खेल था, एक बिजली का झटका जैसे दोनों को लगा। रियान की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कॉल एकदम से काट दिया और नज़र उठाकर स्नेहा को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो स्नेहा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चमक उत्सुकता, हैरत और एक गहरी कशिश का मिला जुला एहसास था। वो पल भर के लिए वहाँ ठहरी, रियान की आंखों में उभरते हुए सवाल को महसूस किया और फिर जैसे ही होश आया वो वहाँ से भाग गई। कैफ़े से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिली हो। उसकी दोनों दोस्त हंसते हुए उसके पीछे भागी थीं। स्नेहा यार, तुमने तो कर दिखाया, तुम तो जीत गई, सानिया ने खुशी से चिढ़ाकर कहा। स्नेहा का दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी जीत का एहसास तो था, मगर इसके साथ ही एक अजीब सा डर भी शामिल था। उसने मुड़कर कैफे की तरफ देखा जहां रियान अब एकदम पत्थर बना कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें अब भी स्नेहा के जाने वाले रास्ते पर जमी हुई थीं। चेहरे पर अजीब से भाव थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। स्नेहा को लगा उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, कोई ऐसी गलती जिसके नतीजे अभी उसे मालूम नहीं थे। ये सिर्फ एक पागलपन की शर्त थी, मगर उसे क्या खबर थी कि ये वो पल थे जो कभी कभी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। रियान के दिमाग में वो चेहरा, वो लाल होठों का निशान और वो कुछ जादू भरे पल बड़ी गहराई से अपने दिल पर छाप छोड़ चुके थे। वो नहीं जानता था ये लड़की कौन है, मगर वो ये भी जानता था कि वो उसे ढूंढ निकालेगा, और चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उसकी ज़िंदगी का सुकून एक पल में उस लड़की के होठों के स्पर्श से बिखर चुका था। कैफ़े से भागने के बाद स्नेहा ने अपनी दोस्तों के साथ उस वाक्य को हंसी मजाक में उड़ा दिया था। ये उसके लिए सिर्फ एक लम्हे का जोश था, एक ऐसी हरकत जिसे वो कल तक पूरी तरह भुला चुकी थी। उसके रोज़मर्रा के रूटीन जारी रहे। वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में पूरी तरह मगन हो चुकी थी, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारती और अपने फ्यूचर के ख्वाब सजाती। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी छोटी सी हरकत ने शहर के सबसे ताकतवर इंसान के दिमाग में एक तूफान मचा दिया है। रियान के लिए स्नेहा सिर्फ एक पल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनमिट निशान थी जो उसके दिमाग में गहराई से उतर चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ पर पूरी तरह कंट्रोल रखना सीखा था, और फिर स्नेहा का यूँ अचानक आना और फिर यूँ गायब हो जाना उसकी बर्दाश्त के बाहर था। ये उसकी अना को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उसके अंदर की उसकी उत्सुकता को भी इंतहा पर ले जा चुका था। आखिर वो लड़की कौन थी? उसके इतने करीब आने का, फिर उसे किस करने का क्या मतलब था? रियान ने फ़ोन उठाकर अपने सिक्योरिटी हेड मिस्टर मेहरा को बुलाया। मिस्टर मेहरा रियान के मन की बात को बिना कहे समझ जाया करते थे। कैफ़े की तमाम सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी चाहिए मुझे, और उस लड़की की जितनी भी मुमकिन डिटेल्स हो सके मुझे आज रात तक चाहिए। रियान की आवाज़ में ऐसी सख्ती थी जो मिस्टर मेहरा ने कम ही सुनी थी। रियान ने किसी भी डिटेल को छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उसने अपने ऊंचे रसूख का इस्तेमाल किया जो शहर में बेमिसाल थे। उसके लिए स्नेहा को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो शहर का सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून था जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। चंद घंटों में ही स्नेहा की सारी डिटेल्स, उसकी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड, घर का पता, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की जानकारी तक सब उसके सामने मौजूद थी। रियान की आंखों में एक नई तरह का जुनून उभर आया। अब वो स्नेहा को हासिल करना चाहता था। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी जज्बाती प्यास भी बन चुकी थी। उसने उसके चेहरे को कई बार फुटेज में देखा था, उसके होठों के निशान को अपनी शर्ट पर छूकर महसूस किया, और उसका इरादा और भी मजबूत होता चला गया। अगले कुछ दिन स्नेहा के लिए बिल्कुल रूटीन के मुताबिक रहे। वो यूनिवर्सिटी जाती, दोस्तों के साथ हंसती बोलती और घर आकर आराम करती। उसे ये एहसास नहीं था कि एक अनजान साया उसका पीछा कर रहा है। एक काली चमकती हुई गाड़ी अक्सर उसके पीछे दिखाई देती, जो पल भर के लिए नजर आती और फिर जल्द ही गायब हो जाती। उसे लगता कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, या शायद वो इतनी थकी हुई है कि उसे हर काली गाड़ी अपना पीछा करती हुई नजर आती है।
लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं, वो गाड़ी तो रियान सिंघानिया की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और रियान सिंघानिया का भला क्या संबंध हो सकता है। वो इतना बड़ा आदमी और वो एक आम सी लड़की। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी और सुनसान सड़क पर थी, वही काली गाड़ी एक बार फिर उसके पीछे आती दिखाई दी। इस बार वो बहुत करीब थी। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी, मगर गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार बनाए रखी। स्नेहा ने घबराकर आसपास देखा। उस गाड़ी के अलावा और स्नेहा के अलावा वहाँ कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। अचानक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। स्नेहा ने घबराकर देखा और उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। अगले ही पल गाड़ी का दरवाज़ा खुला और रियान सिंघानिया गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उसने कैफ़े में देखी थी, मगर इस बार उसमें गुस्सा और एक अजीब सा जुनून भी शामिल था। स्नेहा का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। उसने देखा कि रियान ने इस वक्त भी वही शर्ट पहन रखी थी जो उसने उस दिन कैफ़े में पहनी हुई थी। दिल की जगह पर स्नेहा के होठों का हल्का सा निशान अब भी मौजूद था। ये देखकर स्नेहा को बेहद शर्मिंदगी और साथ ही साथ डर महसूस हुआ। वो धीमे कदमों से स्नेहा की तरफ बढ़ रहा था। उसकी पर्सनालिटी इतनी असरदार थी, उसका अंदाज इतना रौबदार था कि स्नेहा डर के मारे पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे और जबान सूख चुकी थी। रियान ने उसके करीब आकर उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें स्नेहा की आंखों में गहराई से डूब गईं और स्नेहा को ऐसा लगा जैसे वो उसकी आत्मा तक में झांक रहा हो। माहौल में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हवा में एक ऐसा ठंडापन था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रियान ने अपने ख़ास रौबदार अंदाज में मगर ठहरे हुए शब्दों में कहा, तुम मेरे होश चुरा कर यूँ जा नहीं सकती। इस एक वाक्य ने स्नेहा के होश उड़ा दिए। इसका मतलब था कि रियान उसे ढूंढ कर उसके पीछे आया था। उसके दिल में एक ही वक्त में डर, हैरत और कुछ समझ न आने वाले एहसास छा गए। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ दुनिया गोल गोल घूमने लगी हो। वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। रियान के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो अपने शिकार को अपनी पकड़ में ले चुका हो। स्नेहा को मालूम नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और जुनूनी चैप्टर शुरू होने वाला था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी आज़ादी का आखिरी दिन हो सकता है। स्नेहा की आँख खुली तो वो किसी नामालूम सी जगह पर एक अजनबी कमरे में थी। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। आखिरी बात जो उसे याद आई, वो सुनसान सड़क पर रियान सिंघानिया के साथ अकेली खड़ी थी और फिर उसकी सख्त मजबूत पकड़ और एक तेज झटका। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला होता चला गया था। उसे याद नहीं था कि वो कब बेहोश हुई, यहाँ कैसे लाई गई, उसके साथ क्या हुआ। वो कमरा काफ़ी खूबसूरत था। हर तरफ कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे, दीवारों पर महंगे आर्ट पीस सजे हुए थे। हवा में किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। सूरज की हल्की सी किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, जो कमरे की शान शौकत को और भी बढ़ा रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका सर चकरा गया और जैसे ही उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आज भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने उस दिन कैफ़े में और फिर उस सुनसान सड़क पर भी पहने हुए थे। और फिर उसकी नज़र बिस्तर के साथ रखी हुई एक शर्ट पर पड़ी। ये वही शर्ट थी जो रियान ने उस दिन कैफ़े में पहनी थी और बाद में सुनसान सड़क पर भी पहनी हुई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके दिल की जगह पर स्नेहा के होठों का वो गुलाबी निशान अभी भी मौजूद था। ये देखकर उसे एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। इसका मतलब था वो कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि ये एक खौफनाक हकीकत थी। वो रियान के कब्जे में थी। स्नेहा का सारा जिस्म गुस्से और डर से बुरी तरह कांपने लगा था। अभी वो अपने ख्यालों में डूबी थी कि दरवाज़ा खुला और रियान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैली थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक अब भी चमक रही थी। जुनून और एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसकी पर्सनालिटी पहले से भी ज़्यादा रौबदार लग रही थी। स्नेहा ने उसे देखकर गुस्से से मुंह फेर लिया। उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे अगवा किया है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा, जिसकी टोन में डर और गुस्से का मिला जुला असर था। रियान ने एक पल के लिए स्नेहा को देखा।
उसकी नज़र स्नेहा के चेहरे पर जैसे जम सी गई, जैसे वो उसमें कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक बेजाई मुस्कान थी। तुम वहाँ से आई हो जहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और अब तुम वहाँ हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। उसने शब्दों को अजीब तरीके से घुमाते हुए जवाब दिया। उसके अंदाज में बेहद सुकून था, जैसे वो कोई आम सी बात कर रहा हो। स्नेहा को लगा जैसे वो कोई दीवाना है। वो बिस्तर से नीचे उतरी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म काबू में नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझे यूँ कैद करके नहीं रख सकते। ये गलत है, गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। रियान ने आराम से अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कैद? ये कैद नहीं है स्नेहा, ये तुम्हारा नया घर है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से रहोगी, चाहे तुम्हें इसका एहसास बाद में हो। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि स्नेहा की रीढ़ की हड्डी में एकदम से सनसनी सी दौड़ गई थी। वो एकदम कमरे की दीवार से जा लगी। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम पागल हो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, स्नेहा ने बेबसी से चीख कर कहा। रियान ने कदम और आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर एक गहरी खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई, जो स्नेहा को और भी ज़्यादा डरा रही थी। पुलिस? तुम पुलिस को बुलाओगी? स्नेहा, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। इस घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि बाहर की दुनिया को अंदर की कोई खबर नहीं होती, और जहाँ तक तुम्हारे जाने का सवाल है, तुम अब मेरी ज़िंदगी से ऐसे नहीं निकल सकती। मैंने तुम्हें ढूंढा है और अब तुम मेरी हो। उसके शब्दों में ऐसा हक था कि स्नेहा बेसुध हो गई। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन रियान ने एक पल में ही उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम कहीं नहीं जा रही, और यही तुम्हारी किस्मत है, उसने दोबारा कहा। इस बार उसकी आंखों में और भी ज़्यादा तेज जुनून की लहरें दिखाई दे रही थीं। स्नेहा ने अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। उसी पल उसे एहसास हुआ वो वाकई उसकी कैद में आ चुकी है, एक ऐसे इंसान की कैद में जिसकी आंखों में जुनून की आग भड़क रही थी और जिससे निकलना नामुमकिन था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये टॉक्सिक मर्द है और मैं इसके जुनून की कैद में आ चुकी हूँ और बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उस समय का सूरज उसके लिए किसी नई जिंदगी का नहीं, बल्कि एक नए और खौफनाक चैप्टर का आगाज लेकर आया था। उसने अपने अंदर वो डर महसूस किया जो उसने पहले कभी भी नहीं किया था। वो एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी बुरी तरह से, और रियान सिंघानिया के आलीशान बंगले में उसकी कैद का अब बाकायदा आगाज हो चुका था। ये कोई आम कैद नहीं थी, बल्कि ये एक सोने का पिंजरा था, जहाँ हर तरह के ऐशो आराम मौजूद थे, मगर सबसे कीमती चीज़ आज़ादी इन सब पर भारी थी। स्नेहा के लिए कमरा किसी शाही अंदाज से कम नहीं था। कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे और एक खूबसूरत बालकनी जो हरे भरे लॉन की तरफ खुलती थी, मगर बालकनी की खिड़कियों पर मजबूत सलाखें लगी हुई थीं और दरवाजे के बाहर हर वक्त दो वर्दी पहने गार्ड मौजूद रहते, जिनकी आंखों में एक अजीब सी लाली छाई रहती। स्नेहा ने कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, चीख चीख कर मदद मांगी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज़ कमरे की मजबूत दीवारों से टकराकर वापस लौट आती और बाहर मौजूद गार्ड्स पर इस बात का कोई असर नहीं होता। शायद उन्हें ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, मगर सलाखें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें हिलाना भी मुमकिन नहीं था। उसे हर तरह से कैद का एहसास हो रहा था। रियान का व्यवहार बदलते हुए मौसम जैसा था, कभी बेहद मेहरबान और कभी नरम अंदाज में पेश आता। उसके लिए महंगे कपड़े और जेवर लेकर आता, उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता और खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। इन नरम पलों में स्नेहा को एक पल के लिए ऐसी उम्मीद लगती कि शायद ये इंसान इतना बुरा नहीं है, शायद वो उसे जाने देगा, मगर अगले ही पल उसके रवैये में खौफनाक जहर उतर जाता। वो साफ शब्दों में याद दिलाता कि वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती। अब यही उसकी ज़िंदगी का असल सच है। उसकी आंखों में वही जुनूनी चमक दोबारा उभरती जो स्नेहा को अंदर तक डरा देती और साफ कर देती कि ये कोई मेहरबान इंसान नहीं, बल्कि एक जुनूनी पागल कैदी सा इंसान है। कई दिन इसी तरह गुजर गए। स्नेहा ने खामोश रहने की कोशिश की, यहाँ तक कि खाना पीना सब छोड़ दिया, मगर रियान ने उसे ज़बरदस्ती खुद अपने हाथों से खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा, जिससे स्नेहा को और भी ज़्यादा गुस्सा आया।
उसे लगा ये इंसान पूरी तरह उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। स्नेहा की कोशिशें नाकाम रहती। उसे एहसास होने लगा कि वो अब उसकी कैद से आज़ाद नहीं हो सकती। उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि रियान सिंघानिया एक ऐसा सख्त कैद का घेरा बना चुका है जो उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देगा। उसके लिए हर दरवाजे पर ताले थे, हर खिड़की पर पहरे। उसे ये समझ आ चुका था कि ये कैसे इंसान की कैद है जिसे हर चीज़ पर अपनी पकड़ बना रखी है। एक शाम रियान उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में शायद कोई एक पुरानी सी किताब थी। वो स्नेहा के करीब आया और खामोशी से उसके सामने सोफे पर बैठ गया। स्नेहा ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वो उसे देखना भी गवारा नहीं करती थी। रियान ने उसे एक पल के लिए देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने गहरा सांस लिया और किताब को अपनी गोद में रख लिया। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने अचानक धीमी आवाज़ में पूछा। स्नेहा चौंकी और उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि तुम एक गंदे इंसान हो। मुझे ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखा हुआ है। तुम्हें जरा भी एहसास है? एक लड़की अगर एक रात भी घर से बाहर रहे तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है, और तुम तो मुझे इतने दिनों से अपनी कैद में रखे हुए हो। सोचो क्या इज्जत रह गई है मेरी समाज में। समझ में नहीं आता कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को। मेरे सपने, मेरी इज्जत, सब कुछ तुमने तबाह बर्बाद कर दिया। स्नेहा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू फिसल कर उसके गालों पर बहने लगे, जिन्हें उसने अपनी हथेली से बेदर्दी से साफ कर दिया। तुम आखिर हो कौन? तुम क्यों किसी को ऐसे कैद में रखते हो? उसने नफरत और गुस्से से कहा। रियान के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे नफरत मत करो स्नेहा, मैं तो तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो मेरे अंदर कभी भी नहीं था। जब उस दिन तुम कैफ़े में मेरे पास आई थी, मुझे लगा जैसे मुझे कोई बहुत कीमती तोहफा मिल गया हो जो स्वयं भगवान जी ने मेरे लिए भेजा हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता स्नेहा, डर लगता है अगर कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला रह गया तो तुम चली जाओगी और मेरी ज़िंदगी फिर से सूनी हो जाएगी। इसीलिए मैं हर खिड़की और हर दरवाजे पर ताला रखता हूँ। तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आती। एक नज़र देख लेता हूँ तो दिल में करार आ जाता है और एक सुकून भरी मीठी नींद आती है। मैं सिर्फ इतना पाने की आस रखता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हारे वजूद का प्यासा नहीं हूँ स्नेहा। मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें देखकर सुकून से काट सकता हूँ। उसकी आवाज़ में एक ऐसी शिद्दत थी जो स्नेहा के दिल को छू गई। ये शब्द रियान के टॉक्सिक व्यवहार के पीछे छिपे गहरे जुनून और मोहब्बत की प्यास का इजहार कर रहे थे। स्नेहा एक पल के लिए खामोश हो गई, उन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि रियान का ये जुनून सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि शायद किसी गहरे खालीपन, मोहब्बत की प्यास का नतीजा था। ये उसकी कैद का एक नया पहलू था जो उसे डर के साथ साथ कुछ हद तक उलझन में भी डाल चुका था। वो कैद में तो थी, लेकिन ये कैद उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी, कोई दर्द नहीं देती थी। लेकिन उसने अपना चेहरा रियान की तरफ से गुस्से से मोड़ लिया और रियान ने उसकी इस बेरुखी को दिल से महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर स्नेहा को छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। खुले हाथ की मुट्ठी बनाते हुए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और एक गहरा सांस लेकर वो कमरे से बाहर चला गया। स्नेहा को रियान सिंघानिया के साथ रहते काफ़ी दिन बीत चुके थे। इस बड़े से बंगले में उसे हर बात की इजाज़त मिल चुकी थी। अब उसके कमरे के बाहर गार्ड भी खड़े नहीं होते थे। वो आज़ादी से पूरे बंगले में घूम फिर सकती थी, जैसे चाहे जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती थी। हैरत की बात यह थी उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं थी। बस स्नेहा को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ना वो उस बंगले से बाहर निकलने देता, ना ही उसे घर में मौजूद मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन इस्तेमाल करने देता। उसे रोज़ अपने घर वालों की याद आती थी और इस याद में वो शिद्दत से तड़प रही थी। पूरा 1 महीना हो गया था उसे अपने घर से गायब हुए। इस 1 महीने में उसके घर वालों की क्या हालत हुई होगी। ज़रूर उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई गई होंगी। उसके माँ बाप नहीं थे, वो भाइयों के साथ रहती थी। भाभियाँ तो किसी काम की नहीं थीं। पहले ही ज़िंदगी उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। वो दोस्तों में और यूनिवर्सिटी जाकर जो थोड़ा बहुत वक्त था अच्छा गुजार लेती थी। इसके अलावा तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी उसके लिए। न जाने उसकी भाभियों ने उसके भाइयों के सामने क्या कुछ कहा होगा। वो इसी सोचों में घुल रही थी। शाम धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अंधेरे हर तरफ उमड़ रहे थे। वो बाहर लॉन में बैठी थी जब रियान की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। स्नेहा का ध्यान उसकी गाड़ी की तरफ गया। उसे देखा तो वो जल्दी से भागकर उसकी तरफ आई थी, जो अभी अभी गाड़ी से बाहर निकला था। स्नेहा को अपने करीब आता देख वो चौकन्ना हुआ।
उसके पास आया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसके सवाल पर स्नेहा तेजी से बोली, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। रियान की भौहें एक पल के लिए सिकुड़ गईं। फिर उसने नरमी से कहा, तुम कहीं भी नहीं जा सकती, तुम ये वक्त मेरे साथ गुजारो, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। यार कितना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम अभी तक मेरे दिल की मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। उसकी बात पर स्नेहा जोर से चिल्लाई, आप क्या चाहते हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, वरना मैं एक दिन यहाँ से खुद ही भाग जाऊंगी। रियान ने गर्दन को एक तरफ झुकाकर उसे दिलचस्पी से देखा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बंगले से कदम भी बाहर निकाल सको? ये बात स्नेहा अच्छे से जानती थी। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। वो जानती थी कि जिद और गुस्से से वो इस आदमी को मना नहीं सकती। शायद नरमी से मान जाए, शायद उसके आंसुओं से पिघल जाए। ये सोचकर ही उसने गिड़गिड़ाकर रियान को राजी करने की कोशिश की। समझने की कोशिश करें, मैं इतने दिनों से घर से गायब हूँ, मेरे घर वाले मुझे लेकर परेशान हो रहे होंगे। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, प्लीज़ मुझ पर दया करें। उसकी बात के जवाब में रियान ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ कर दिया और बोला, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं कर लेती? मुझसे मोहब्बत कर लो, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से सिर्फ अपने घर जाओगी, और वो भी मेरे साथ। उसके बाद तुम फ़ौरन मेरे साथ वापस आ जाओगी। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब चाहे अपने घर वालों से मिल सकती हो। बताओ, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। उसकी बात और उसकी शर्त सुनकर स्नेहा की रूह कांप गई। यही तो वो नहीं चाहती थी। अगर वो रियान सिंघानिया के साथ अपने घर गई तो उसके भाई उसकी गर्दन काट देंगे। स्नेहा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रियान सिंघानिया ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। देखो, इस बात पर बहस मत करो, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। तुम समझ नहीं सकती कि मैं किस हालत में हूँ। तुम मेरी मोहब्बत को महसूस क्यों नहीं कर लेती? मैं दिन रात तुम्हारे आगे पीछे फिरता हूँ। मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता चुका हूँ कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम फिर भी मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देती? मुझे ऐसा लगता है अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें खो दूंगा। रियान के शब्दों में अजीब सी बेबसी और बेचैनी थी। स्नेहा चंद पल खामोश रही, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो सोच रही थी अब रियान को क्या कहे, और फिर वो खामोश वहाँ खड़ी रही। रियान भी काफ़ी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। रात के वक्त खाने की मेज पर जब रियान पहुंचा तो स्नेहा वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने नौकरानी को देखा तो वो बोली कि वो खाना नहीं खा रही, कह रही है कि उन्हें भूख नहीं है। नौकरानी की बात पर रियान ने गहरा सांस लिया। फिर वो कुर्सी को पीछे धकेलकर खड़ा हुआ और स्नेहा के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे खोलकर रियान अंदर दाखिल हुआ तो स्नेहा बेड पर घुटनों के आसपास अपने बाजू लपेट कर बैठी थी और चेहरा छुपाए हुए थी। उसने उसे अफसोस से देखा। वो इस लड़की को किस तरह समझाए कि इस लड़की के पहले स्पर्श ने, उसकी मौजूदगी के एहसास ने ही रियान पर क्या असर किया है। वो कुछ पल खामोशी से खड़ा स्नेहा को देखता रहा। फिर वो आगे आया। स्नेहा के कदमों के करीब बैठकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और स्नेहा के पैरों पर अपना भारी हाथ रख दिया। स्नेहा को जैसे करंट लगा। उसने चेहरा ऊपर किया और खुद को और भी समेट लिया। रियान उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर निगाहें जमाए बैठा था। फिर उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। मैं बहुत छोटा था जब मेरे मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं उस वक्त इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। तुम्हें पता है, मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था और इतने बड़े घर में अकेला रहता था। मेरे पापा के कुछ ख़ास नौकर थे जिन्होंने मेरी देखभाल की। वे बहुत वफादार थे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरे अंदर और ज़्यादा ध्यान पाने की शिद्दत बढ़ती चली गई। मैं चाहता था लोग मुझे ध्यान से देखें, और लोग देखते भी थे, लेकिन उनकी नज़रों में एक मतलब छिपा होता था। मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया हो। स्नेहा, तुम वो पहली इंसान हो जिसकी मौजूदगी में मुझे सुकून आता है। जब मैंने पहली बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा, मैं तुम्हारा एक ही नज़र में दीवाना हो गया था। तुमने उस वक्त मेरे करीब आकर मेरे दिल की धड़कनों को अपने होठों से छुआ था, बल्कि अपने नाम की मोहर भी मेरे दिल पर लगा दी थी। तुम्हारी वो मासूम सी शरारत मेरी ज़िंदगी का एक कीमती ख़जाना बन गई। मैं तुम्हें हर सूरत में पाना चाहता था।
मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे दिल से यह डर नहीं जाता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। उसने हाथ बढ़ाकर स्नेहा के बाजू को अपने हाथ में लिया और उसे खुद के करीब करते हुए उसके बालों को समेट कर उसे नरमी से अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, जैसे वो सचमुच स्नेहा के दूर जाने से डरा हुआ हो। पहली बार था जब स्नेहा ने उसकी संगत को इतने करीब से महसूस किया था। स्नेहा का सांस उसके सीने में अटक गया था। उसकी नाक से रेयान सिंघानिया की मर्दाना खुशबू उसके पूरे वजूद में फैल रही थी। दिमाग पर जैसे धुआं सवार हो गया था और कानों में रेयान की आवाज़ गूंज रही थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ स्नेहा, तुम्हें खोने के ख्याल से डरता हूँ। और स्नेहा जो उससे दूर जाना चाहती थी, खुद को उससे दूर नहीं कर पाई। चुपचाप आंखें बंद किए उसके चौड़े सीने से लगी रही। चलो खाना खा लो। तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, उसने स्नेहा को खुद से अलग करते हुए प्यार से कहा। स्नेहा कहना चाहती थी, तुम्हारे खाने या ना खाने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कह न सकी और चुपचाप उसके साथ उठकर नीचे खाने की टेबल तक चली आई। उस रात के बाद रेयान सिंघानिया स्नेहा के लिए और भी नरम हो गया था। बस वो अभी उसे बाहर की दुनिया में जाने नहीं देता था। उसका डर अब भी बना हुआ था। स्नेहा चुप चुप रहती थी। रेयान उसकी खामोशी को देखता तो उसके अंदर ही अंदर दिल में एक टीस उठती थी। वो जानता था स्नेहा इस कैद में रहकर नाखुश है और इसीलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वो स्नेहा को अपनी मौजूदगी में बाहर ले जाएगा। और जब ये बात स्नेहा को पता चली तो उसे जैसे यकीन नहीं आया। उसने रेयान को बेयकीनी से देखा। रेयान उसकी आंखों में इतनी हैरत देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। खूबसूरत चेहरे वाला ये मर्द मुस्कुराते हुए और भी दिलकश लगता था। मैं सच कह रहा हूँ, आज हम शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खुश रहो और मेरे हक में जल्द से जल्द फैसला करो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। फिर हम दोनों शादी करेंगे और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा स्नेहा। उसने हाथ बढ़ाकर स्नेहा के गाल को छूना चाहा, लेकिन स्नेहा पीछे हट गई। उस रात उसके सीने से लगने के बाद जब स्नेहा को होश आया, वो काफ़ी देर तक खुद को डांटती रही कि उसे यूँ एक गैर मर्द के सीने से नहीं लगना चाहिए था। आखिर उसकी पर्सनालिटी के जादू में वो कैसे बंध गई थी कि उसके सीने से न जाने कितनी देर तक लगी बैठी रही। इसी वजह से अब उसने रेयान से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। रेयान की मौजूदगी और उसका असर स्नेहा के वजूद पर गहराई से उतरने लगा था और ये स्नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो एक ऐसे आदमी से मोहब्बत कैसे कर सकती थी जो एक पत्थर दिल जालिम बादशाह की तरह उसे अपनी कैद में रखता था और ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत थोपने की कोशिश भी करता था। वो उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकती थी और इसी वजह से रेयान से कतराती रहती थी। रेयान का हाथ जो स्नेहा का गाल छूने के लिए उठा था, हवा में ही ठहर गया। उसने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर उसकी दूसरी नज़र स्नेहा पर पड़ी थी तो स्नेहा ने निगाहें झुका ली। एक ज़बरदस्ती सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाते हुए वो स्नेहा से दूर हो गया। तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ ही देर में बाहर चलेंगे। ये कहने के बाद वो स्नेहा के कमरे से बाहर निकल गया। स्नेहा बाहर जाने के नाम से ही बहुत खुश हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो बिना तैयार हुए ही रेयान के साथ बाहर चली जाए। कितने दिनों के बाद वो बाहर की दुनिया को देख पाएगी, आज़ादी से सांस ले पाएगी। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। रेयान पोर्च में उसका इंतजार कर रहा था। जब स्नेहा तैयार होकर आई तो रेयान उसे मदहोशी से देखता रह गया। वो हल्के पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए थी। काले लंबे घने बाल खुले हुए थे जो कमर पर लहरा रहे थे। आमतौर पर वो बालों को क्लेचर में बांध कर रखती थी, लेकिन आज खुले बाल और हल्का सा मेकअप, बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल की मोटी रेखा, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पहली बार स्नेहा ने इस तरह सजकर उसके सामने कदम रखा था, वरना इससे पहले वो कई कई दिन तक बिना चेहरा धोए उलझे बालों और सिलवटों वाले कपड़ों में पूरे घर में घूमती रहती थी। हालांकि उस रूप में भी रेयान को वो अच्छी लगती थी, लेकिन आज वो तैयार होकर उसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। रेयान ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। स्नेहा के लिए कार का दरवाज़ा खोला, फिर ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसे लेकर बंगले से निकल गया। वो उसे लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में आया था। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था, रोशनी के कुमकुमों में जगमग करता हुआ, मानो तारों की महफिल सजी हो। जिस एरिया में रेयान और स्नेहा बैठे थे वहाँ वेटर के अलावा कोई नहीं था। स्नेहा ने हैरानी से चारों तरफ देखा तो रेयान उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोला, मैं नहीं चाहता था कि आज हमारे बीच कोई तीसरा इंसान मौजूद हो।
इसीलिए मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बुक करवा लिया। अब तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर स्नेहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई और पलकें भारी होकर झुक गईं। रियान दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर उसे मेज तक ले आया, जिस पर फूल बिखरे हुए थे और मोमबत्तियां जल रही थीं। जादुई और खामोशी माहौल में हर तरफ एक नरम रोशनी फैली थी। रियान खाना ऑर्डर कर चुका था। खाना आया तो स्नेहा चुपचाप खाना खाती रही। खाना खत्म होते ही रियान ने अपने कोट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली थी। वो डिबिया खोलते हुए उसने स्नेहा का हाथ थामा और उसके दिल की ओर जाती उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहना दी। स्नेहा ने चौंक कर पहले रियान को देखा, फिर अपने हाथ में चमकती उस अंगूठी को। मुझसे शादी करोगी स्नेहा? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? उसका वही पुराना सवाल हवा में तैर गया। स्नेहा के होंठ खुलकर फिर से बंद हो गए, पर शब्द नहीं निकले। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। उसकी खामोशी ने रियान के चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान भर दी। उसने कुछ और नहीं कहा और पूरे डिनर के दौरान एकदम चुप रहा। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों मॉल पहुंचे। स्नेहा ने कई ड्रेस खरीदी, जिनमें से ज़्यादातर रियान ने खुद पसंद की थी। जब वो ड्रेस बदलने के लिए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी तो वहीं खड़ी एक हेल्पर अचानक उससे टकरा गई। स्नेहा चौंककर उसे देखने लगी, लेकिन हेल्पर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसके हाथ में अचानक एक मुड़ी तोड़ी पर्ची आ गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कपकपाते हाथों से पर्ची खोली। स्नेहा, मैं कार्तिक हूँ। स्नेहा की सांसें थम सी गईं। कार्तिक, वही पापा के दोस्त का बेटा। बचपन से दोनों फैमिलियाँ एक दूसरे को जानती थीं। कार्तिक ने कभी स्नेहा के लिए रिश्ता भी भेजा था और उसके भाई भी इस रिश्ते से राजी थे, लेकिन उस रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले ही स्नेहा रियान के कब्जे में आ गई थी। कार्तिक अब शहर का नामी वकील था। उसे स्नेहा की गुमशुदगी का पता था और वो चुपचाप उसकी तलाश में लगा हुआ था। उसके दोस्तों ने होटल में हुए हादसे के बारे में कार्तिक को बता दिया था और तभी वो समझ गया था स्नेहा रियान की गिरफ्त में है। अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसने इस बात की पुष्टि भी कर ली थी। आज उसे खबर मिली थी कि रियान स्नेहा को लेकर बाहर आने वाला है और वो पूरी तैयारी के साथ मॉल में मौजूद था। पर्ची में लिखा था, किसी तरह रियान को गुमराह करके मॉल से थोड़ी दूर बने कैफ़े हॉट में पहुंच जाओ। आगे मैं संभाल लूँगा। मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम एक बार मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए रियान से दूर ले जाऊँगा। स्नेहा, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तो अपनी माँ को तुम्हारे भाइयों के पास मंगनी की तारीख तय करने भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुम गायब हो गई। लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बातें की, तुम्हारा नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया। हर दिन हर रात मैंने तुम्हें याद किया। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें इज्जत और सम्मान दिलवाऊंगा। कोई उंगली, कोई नज़र तुम्हारे अतीत की तरफ नहीं उठेगी। मैं तुम्हें जिस हाल में मिलोगी उसी हाल में अपना लूँगा। पर्ची पढ़कर स्नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पता नहीं था कि कार्तिक उससे इतनी गहरी मोहब्बत करता है। उसके लिए ये एक उम्मीद की किरण थी, एक सहारा जो अब तक उसे नामुमकिन लगता था। ये उसके पास शायद पहला और आखिरी मौका था रियान की कैद से बाहर निकलने का। वो कुछ पल तक खड़ी वहीं सोचती रही, फिर उसने फैसला कर लिया। उसी समय रियान काउंटर पर बिल चुका रहा था। स्नेहा धीरे धीरे पीछे हटी, उसकी पीठ पर सावधान नज़र डालते हुए। रियान किसी लड़के से बातचीत में इतना बिजी था कि उसने गौर ही नहीं किया कि स्नेहा वहाँ से दूर जा रही है। मौका हाथ से निकलने देने का सवाल ही नहीं था। स्नेहा ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। सड़क सुनसान थी। वो तेजी से चल रही थी, नहीं चल नहीं रही थी बल्कि भाग रही थी। उसे लग रहा था वो रियान की पकड़ से मीलों आगे निकल आई है। जब तक रियान ने उसे ढूंढना शुरू किया होगा वो बहुत दूर हो चुकी होगी, लेकिन वो गलत साबित हुई थी। अभी वो दूसरी सड़क पर ही मुड़ी थी कि बिल्कुल पत्थर बनकर रह गई। उसके ठीक सामने रियान की गाड़ी खड़ी थी। वो इस कदर डर चुकी थी कि हिलना तक भूल गई थी। जहाँ थी वहीं पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रह गई। रियान गाड़ी के बाहर निकला, सीने पर हाथ बांधे, बिल्कुल ठंडे चेहरे के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक बर्फीली लहर थी। इन सड़कों पर कोई नहीं था सिवाय स्नेहा और रियान के। वो धीमे कदमों से स्नेहा के पास आया। स्नेहा को रियान के भारी जूतों की गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी। वो स्नेहा के पास आकर रुक गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर स्नेहा के बाजू को इतनी बेदर्दी से दबोचा कि उसके मुंह से सिसकारी निकल गई थी। लेकिन अब रियान को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
उसने अपना चेहरा स्नेहा के चेहरे के करीब लाकर दांत भींचते हुए कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें बाहर इसलिए नहीं लाया था कि तुम मुझे धोखा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतना गाफिल हो जाऊंगा कि तुम फरार हो जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मुझे उस लड़के के बारे में सब पता है। क्या नाम है उसका? हाँ, कार्तिक। और यह भी पता था जब तुम ड्रेसिंग रूम में गई थी तब तुम्हें एक लड़की ने पर्ची दी थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी मेरी जान कि वो मॉल मेरा है और वो पर्ची तुम तक पहुंचने से पहले मेरे पास आई थी। वहाँ का हर वर्कर्स मेरा वफादार है। वो एक पल को रुका, फिर और ठंडे स्वर में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सज़ा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। उसने झटके से स्नेहा को अपनी ओर खींचा और लगभग घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। बंगलों तक का सफ़र स्नेहा के लिए जैसे मौत का सफ़र था। उसकी हालत ऐसी थी, काटो तो बदन में लहू न निकले। वजूद पत्थर, आंखें खामोश और आंसू भी सूख चुके थे। वो सोच भी नहीं सकती थी रियान का असर इस कदर फैला हुआ है। जैसे ही दोनों बंगलों पहुंचे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर लॉन में पंडित जी बैठे शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। ये देखकर स्नेहा की रही सही जान भी निकल गई। यानी रियान पहले ही फ़ोन पर शादी के सारे इंतजाम करने का आदेश दे चुका था। स्नेहा ने डर से उसकी ओर देखा। वो बोला, हमारी शादी अभी होगी। बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें। अगर तुम खुद के लिए कैद चुन रही हो तो ठीक है। अब तुम्हारी किस्मत में यही कैद है। उसकी आवाज़ और भी कठोर हो गई। जानती हो आज मैं तुम्हें बाहर क्यों ले गया था? अगर तुम आज मेरे साथ वफादार रहती तो मैं तुम्हें कभी भी कैद में नहीं रखता। मैं खुद तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देता, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब इस कैद को तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। तुम्हें मेरे प्यार की ज़बान समझ नहीं आई ना, इसीलिए मुझे अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। या तो मुझसे राजी खुशी शादी कर लो या फिर अपने भाइयों को बर्बाद होता हुआ देखना। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल स्नेहा की तरफ बढ़ा दिया और फिर उस पर एक वीडियो प्ले कर दी। वहाँ पर उसके भाइयों का चेहरा दिखाई दिया। ये उसके भाइयों की दुकान थी जिसके बाहर रियान सिंघानिया के आदमी खड़े थे और एक इशारे पर वो उसकी दुकान की तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे और उसके बाद उसके भाइयों की तोड़फोड़ शुरू होगी। स्नेहा ने बेबस निगाहों से उस जालिम इंसान को देखा था। मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज़ ये सब मत करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। रियान सिंघानिया ने ठंडेपन से जवाब दिया, तो फिर अच्छे बच्चों की तरह शादी के लिए तैयार हो जाना। यह कहकर उसने अपनी एक खास नौकरानी को इशारा कर दिया। वो स्नेहा को लेकर कमरे के अंदर चली गई। रियान सिंघानिया ने उसे एक पैकेट दिया, वो भी नौकरानी ने अपने हाथ में ले लिया। आधे घंटे के बाद वो उसे तैयार करके नीचे ले आई थी और मंडप में बिठा दिया। कुछ ही देर का खेल था और वो पूरे तौर पर रियान सिंघानिया की हो चुकी थी। शादी के बाद रियान सिंघानिया उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आया था और स्नेहा के पांव कांपने लगे थे। उसका मन हुआ वो कह दे कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी, लेकिन रियान सिंघानिया के चेहरे पर फैली सख्ती देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप बेजान कदमों से उसके साथ उसके कमरे में चली आई थी। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो स्नेहा बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। रियान सिंघानिया ने होंठ भींचकर उसे देखा, फिर वो स्नेहा के पास आया। उसे एक झटके से अपने करीब करता हुआ वो उसकी गर्दन और फिर होंठों पर झुकता चला गया। उस पर अपनी शिद्दतें बिखेरता जुनूनी अंदाज में कह रहा था, ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है स्नेहा। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था। मैं तो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत के दीप जलाना चाहता था। उसके बाद ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। बहुत लंबा इंतज़ार किया मैंने स्नेहा। एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल गिन गिन कर गुजारे थे, ये प्रार्थना करते हुए कि कोई तो पल ऐसा होगा जब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागेगी। इंतज़ार इतना लंबा हुआ कि पूरे 3 महीने गुजर गए, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत की कौपल फूट न सकी। मैं चाहता तो पहले दिन ही ज़बरदस्ती तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं ये सब कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था इन खूबसूरत पलों में तुम मेरे साथ रहो, पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे मन से। लेकिन अब मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया तुम्हें जब भी मौका मिलेगा तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा और ना ही मर सकूँगा। लेकिन जो भी हुआ खैर, उसमें मेरा ही फ़ायदा हुआ। तुम अब मेरी हो और तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो
और तुम्हें मुझसे अब कोई छीन नहीं सकता। पहले भी ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पास कानूनी हक है। मैं देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन जुदा करता है। ये कहकर उसने स्नेहा की डोरियों को खींच दिया था। उसकी मुलायम पीठ पर अपने हाथों का स्पर्श छोड़ता हुआ वो उसकी गर्दन पर झुक गया था। ब्लाउज खुद ब खुद उसके वजूद से फिसल कर नीचे गिर चुका था और अब पूरी शिद्दत से उसके लबों से होता हुआ उसकी नरम धड़कनों पर आया था। स्नेहा ने उफ तक नहीं की थी और ना ही खुद को छुड़ाने की कोशिश, क्योंकि वो जानती थी ये सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, इसलिए कोई भी फ़ायदा नहीं था। वो पूरे 3 महीने से स्नेहा के वजूद को सिर्फ दूर से महसूस करता था और अपने दिल को सुकून देता था। उसने कभी स्नेहा पर गलत नज़र नहीं डाली थी, क्योंकि उसे पता था आज नहीं तो कल स्नेहा उसकी होगी और तब वो पूरे हक और मान के साथ उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ेगा। लेकिन आज की रात वो खुद को काबू नहीं रख पाया, क्योंकि अब तो स्नेहा उसकी पत्नी बन चुकी थी। दिल से न सही, लेकिन थी तो पत्नी ही। और वो जो अपने जज्बातों को इतने महीनों से दबाए बैठा था, आज सारे जज्बात, सारी शिद्दतें वो स्नेहा पर लुटा देना चाहता था। बड़े प्यार से उसने उसका सर तकिए पर रखा, लहंगे की जिप एक झटके से खींची थी। स्नेहा ने आंखें बंद कर लीं। रियान सिंगानिया अपने दहकते नरम होठों से धीरे धीरे उसके पूरे वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ता चला गया। उसके अंग अंग पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा और उसे सिसकियां भरने पर मजबूर करता रहा। स्नेहा की उंगली में अपनी उंगलियां फंसाए हुए था। उसके कांपती बंद पलकों को उसने अपने होठों से छुआ और फिर रियान एक झटके से उसकी नाजुकी में उतर गया। एक गहरी सिसकी थी जो स्नेहा के होठों से निकली थी और फिर दोनों की गहरी सांसें जो माहौल के एक जादू भरा असर दे रही थी। न जाने कितने महीनों का प्यासा था रियान, आज अंदर तक तर हो चुका था। एक गहरी सांस लेता हुआ वो खींचकर स्नेहा को अपने ऊपर कर चुका था और फिर स्नेहा के सर के ऊपर अपने होंठ रखता हुआ वो उसे अपने सीने में भींच गया। आज उसके दिल को कितना सुकून मिला था, ये तो सिर्फ वही जानता था। जबकि स्नेहा उसके चौड़े सीने पर बेदम होकर लेटी थी। जबरदस्ती ही सही, लेकिन आज उसके वजूद पर रियान का हक हो गया था। इसी पोजीशन में लेटे लेटे न जाने दोनों कब नींद की गहरी वादियों में उतर गए थे। यहाँ तक कि सुबह हो गई और सबसे पहले आंख स्नेहा की खुली थी। वो अभी उसके नंगे चौड़े सीने पर सर रखे लेटी थी। रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन रियान ने फौरन खींचकर उसे दोबारा अपने करीब कर लिया था। उसकी तरफ करवट लेते हुए वो उसके माथे को हल्के से अपने होठों से छू गया। लेटी रहो, कहीं मत जाओ, वो नींद में गुनगुनाया था। उसकी बाहों का घेरा तंग था। लाख कोशिश के बावजूद भी स्नेहा उसकी बाहों से निकल न सकी और फिर दोबारा से उसकी बाहों के घेरे में सिमट कर लेट गई। अगर रियान की मोहब्बत नॉर्मल मोहब्बत होती तो शायद स्नेहा खुद को खुशकिस्मत समझती, लेकिन स्नेहा के अनुसार रियान नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एबनॉर्मल था। मोहब्बत किसी से ऐसे तो नहीं की जाती कि उसे अपनी कैद में रखकर उसे कैदी बनाया जाए। मोहब्बत को सामने वाले पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाता, लेकिन रियान ने अपने दीवानेपन में सारी हदें पार कर दी थीं। रियान की सांसों की सरसराहट स्नेहा को अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो उसके कान खड़े हुए थे। रियान, छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है? पूरी रात मुझे अपनी शिद्दतों से तोड़ कर रख दिया है, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जबकि वो तो उसे खींचकर अपने सीने से बुरी तरह भींच चुका था। फिर जरा सा ऊपर होते हुए वो उसके नरम लबों पर झुक गया और उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना अपनी मनमानियाँ करने लगा। रियान सिंगानिया की पत्नी हो तुम, इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती कि सिर्फ एक रात में ही थक जाओ। अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है मुझे सहने के लिए। कहते कहते वो उसके वजूद पर अपने हाथों का स्पर्श छोड़ने लगा और उसकी इस दीवानगी को देखकर स्नेहा एक बार फिर से खामोश हो गई। अब दोबारा अपनी शिद्दतों से उस पर छाता चला गया। यार, बड़ी अजीब चीज़ हो तुम, दिल ही नहीं भरता। ऐसा करता हूँ, आज कहीं नहीं जाता, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूँ, फ़ोन करके अभी मैनेजर को बात करता हूँ। बस कर दो रियान, अब तो शादी कर ली है ना, कहीं नहीं जा रही मैं। वो बेबस हुई थी और रियान एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ। वो बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र खुद पर पड़ी थी वो एकदम शर्म से लाल हुई थी और फिर दोबारा चादर खुद के ऊपर लपेट ली। जबकि रियान ने हंसते हुए चादर हटाई और उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में बिठा दिया। कहो तो आगे का काम भी मैं कर सकता हूँ। जी नहीं, मैं खुद नहा लूँगी, आप जाएं बाहर।
वो दोनों हाथों से खुद को ढकते हुए आंखें बंद करके चिल्लाई तो वो हंसते हुए बाहर निकल गया। स्नेहा उसकी पत्नी क्या बनी, रियान का रवैया उससे अब एकदम बदल गया था। वो अब स्नेहा की हर छोटी बड़ी बात को बहुत ध्यान से और सब्र के साथ सुनता था। स्नेहा को जब भी कभी गुस्सा आता तो वो उस पर चीखती, चिल्लाती या फिर उसे धकेलती तो वो प्यार से कभी उसके गालों को छू लेता, कभी कानों की लौ और कभी उसके होठों को। और स्नेहा जो गुस्से में होती शर्म से लाल पड़ जाती। उसे तो लगता था कि वो उस पर चीखेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन रियान ऐसा नहीं करता था। वो बहुत नरमी और प्यार से पेश आता। हर रात वो जल्दी घर आ जाता, स्नेहा को अपने सीने से शिद्दत से लगाकर पूरी रात एक ही करवट पर लेटा रहता, जैसे उसे डर हो कि अगर वो जरा सा भी उससे दूर हुआ तो स्नेहा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। स्नेहा जरा सा भी हिलती तो वो चौंक कर जाग जाता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। स्नेहा हैरान होती, उसका ये पागलपन, उसकी ये शिद्दत स्नेहा के दिल में एक अजीब सा एहसास जगाने लगी थी। वो चाहकर भी रियान से नफरत नहीं कर पा रही थी। वो उसे बुरा भला कहना चाहती थी, उसे बद्दुआ देना चाहती थी, लेकिन इस मामले में वो अब पूरी तरह बेबस होती जा रही थी। और उस रात की बात है, उस रात तो रियान ने स्नेहा को बिल्कुल बेबस कर दिया था। स्नेहा ने उसे गुस्से में धक्का दिया, लेकिन जब रियान दोबारा उसके करीब आने लगा तो स्नेहा का सब्र टूट गया और उसने गुस्से में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। रियान सिंघानिया की आंखें लाल अंगारे की तरह जल उठीं। वो उसे घूरता रहा, फिर अचानक जुनूनी अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, दोनों हाथों से उसे थाम लिया। होंठ खुलने को थे लेकिन वो रुका, फिर एक झटके से स्नेहा को छोड़ दिया। उसकी आवाज़ भारी और दर्द से भीगी हुई। हाँ हाँ, मैं हूँ घटिया इंसान। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें खोने के ख्याल से मैं डर जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ कि तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया। हाँ, यही है मेरा जुर्म। वो तेज तेज सांसें लेने लगा, उसकी आंखों में पागलपन तैरने लगा। मैं खोने से डरता हूँ स्नेहा तुम्हें, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस मुझे ठुकराने में, मुझे धिक्कारने में मज़ा आता है। तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत नहीं दिखती, मेरी कोशिशें नज़र नहीं आती। तुम चाहती हो, हाँ तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ, यही चाहती हो ना तुम? अगले ही पल वो पागलपन में अलमारी की तरफ बढ़ा। स्नेहा की सांसें थम सी गईं और जब वो पलटा तो उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। स्नेहा की रूह जैसे उसके जिस्म से निकल चुकी थी। रियान ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखी और उसकी आंखों के सीधे देखते हुए बुरी तरह चीखा, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत नफरत लगती है तो आओ, ख़त्म कर दो ये कहानी अभी इसी पल। लेकिन नहीं, रुको, मैं खुद ही तुम्हारी ये मुश्किल आज आसान कर देता हूँ। तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी, क्योंकि जीते जी तो मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मरने के बाद तुम खुद ही मुझसे अलग हो जाओगी। ये कहकर रियान ने पिस्तौल का ट्रिगर खींचने से पहले उसे लोड किया था। स्नेहा की सांसें जैसे थम सी गई थीं। उसका जिस्म पत्थर की तरह एक ही जगह पर जम चुका था। लेकिन अगले ही पल जैसे उसकी नसों में जान लौटी थी, वो एकदम दौड़कर रियान के पास पहुंची और उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर दूर कमरे के कोने में फेंक दी। पिस्तौल दीवार से टकराकर जमीन पर गिर चुकी थी। स्नेहा ने झपट कर रियान का कॉलर पकड़ा, उसे जोर से झकझोरते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया और रोते रोते चीख पड़ी, आप पागल हैं और मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, सुना आपने? ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो रोते रोते खुद को रियान के चौड़े सीने से चिपका चुकी थी। रियान तो सांस लेना भूल गया था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ स्नेहा की सिसकियां गूंजती रहीं। फिर उसने उसके बालों को धीरे से समेटा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने होंठ रख दिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी, हाँ हाँ, मैं हूँ पागल, तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो मेरी मोहब्बत को समझ लो ना। मैं तो तुम्हारे पैर पकड़ने तक को तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उस रात ने स्नेहा के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उस रात जब स्नेहा मॉल गई थी, उस रात कार्तिक स्नेहा का इंतजार करता रह गया था। बाद में उसे मालूम हुआ कि रियान उसके प्लान का पता लगा चुका है और उसने स्नेहा को दोबारा कैद कर लिया है।
अब कार्तिक का सब्र जवाब दे चुका था। वो जानता था अगर उसे रियान से लड़ना है तो अब ये मुकाबला खुलकर करना होगा। उसने ठान लिया था अब वो खामोश नहीं रहेगा। लेकिन उसके पापा ने उसे रोकने की कोशिश की। कार्तिक, इस मामले में मत पड़ो। जब स्नेहा का अपना भाई ही उसे मरा हुआ मान चुका है तो फिर तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? रियान सिंघानिया से उलझना आसान नहीं है। लेकिन कार्तिक अब पीछे नहीं हट सकता था। मैं अब रियान के बंगले पर जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं स्नेहा को उसके पास इस तरह नहीं छोड़ सकता। उसके भाई चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं उसे रियान के साथ नहीं रहने दूंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ स्नेहा के लिए नहीं है, ये कार्तिक की अपनी पर्सनल जंग बन चुकी थी जिसे वो हर हाल में जीतना चाहता था। लेकिन उसके माँ बाप ने एक और सवाल दाग दिया जिसने उसे कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। अच्छा, अगर तुम स्नेहा को वापस ले भी आए तो क्या करोगे? क्या उससे शादी करोगे? और क्या जवाब दोगे समाज को जब लोग कहेंगे कि ये तो वही लड़की है जिसने कई रातें गैर मर्द के घर में गुजारी हैं? बेटा, इस दलदल में कूदोगे तो कीचड़ सिर्फ तुम पर गिरेगा। समझ लो, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो हो रहा है उसे होने दो और उस लड़की को भूल जाओ। उनकी बात सुनकर कार्तिक की आंखें झुक गईं और कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसने अपने पापा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बात ने उसे सच में सोच में डाल दिया था कि अगर स्नेहा वापस आ भी गई तो क्या कार्तिक अब भी उसका हाथ थामेगा? पहले तो उसने बड़े बड़े वादे किए थे खुद से कि जब स्नेहा उसे जैसी भी हालत में मिलेगी वो उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन अब तो स्नेहा को घर से गायब हुए पूरे 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था और इन 3 महीनों में स्नेहा के साथ रियान सिंघानिया ने क्या कुछ नहीं किया होगा। क्या वो अब भी स्नेहा को अपना सकेगा? क्या वो एक ऐसी लड़की का हाथ थाम सकेगा जिसने कई रातें एक अजनबी घर में एक अजनबी मर्द के साथ गुजारी हों? ये सोचकर कार्तिक की रूह जैसे उसके वजूद से अलग हो गई। मैं चाहे स्नेहा को अपने साथ रखूं या ना रखूं, लेकिन मैं उसे रियान के पास भी नहीं रहने दूंगा। अगर स्नेहा मेरी नहीं तो फिर रियान की भी नहीं। काफ़ी देर तक कार्तिक इसी बारे में सोचता रहा और फिर करवटें बदलने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा था। स्नेहा का रवैया अब रियान के साथ बदल गया था। वो अब रियान की बातों पर जिद करती, उसे तंग करती, शरारतें करती, फरमाइशें रखती। शायद उसके दिल में भी रियान की मोहब्बत की एक छोटी सी कली खिलने लगी थी। उसके भाइयों ने पलट कर भी उसे नहीं देखा था। सिर्फ एक कार्तिक ही था जिसने उसकी तलाश करने की कोशिश की थी। ये कोशिश भी उसके भाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे हिम्मत नहीं दी। माँ बाप के बाद वो तो घर में सिर्फ एक फालतू चीज़ बनकर रह गई थी जिसके खर्चे उठाना भी उन लोगों को भारी लगता था। उसका वजूद उन सब पर बेहद भारी हो गया था। स्नेहा को वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इसलिए वो रियान को अपनी किस्मत मान बैठी थी। और फिर रियान बुरा तो नहीं था, उसे चाहता भी तो बहुत था। उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। फिर कैसे वो उसके पास जाने से खुद को रोक पाती? रियान को लगने लगा था कि ज़िंदगी अब लाइन पर आ गई है जहाँ उसे खुशियाँ मिलने वाली हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उस दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके घर के बाहर खड़े गार्ड का उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था। रियान को हैरत का एक ज़ोरदार झटका लगा था। पुलिस वहाँ क्या कर रही है? उसने पूछा। गार्ड ने तेज़ी से सारी बात बता दी तो रियान की आंखों में खून उतर आया। जिस वक्त वो बंगले पर पहुंचा, पुलिस की भारी फौज उसके बंगले में दाखिल हो रही थी। रियान ने खा जाने वाली निगाहों से इंस्पेक्टर को घूरा और फिर कार्तिक की ओर देखा। फिर उसकी निगाहें स्नेहा से जाकर उलझ गईं, जो सहमी हुई एक कोने में खड़ी थी। लेकिन रियान को घर में दाखिल होता देखकर भी वो उसके करीब नहीं आई थी और ये देखकर रियान का दिल एक पल में ही डूब कर उभर आया था। कहीं ये सब कुछ स्नेहा ने कार्तिक के साथ मिलकर तो नहीं किया? हो सकता है वो मुझे गुमराह कर रही हो। अचानक ही उसके दिल में ये ख्याल आया था तो वो अंदर ही अंदर जैसे टूटने लगा। अगर इस सब में स्नेहा मिली हुई है तो वो आज खुद को ख़त्म कर देगा। उसने अपने मन ही मन में एक फ़ैसला कर लिया था। फिर वो कार्तिक की तरफ बड़ा खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरे बंगले में क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर कार्तिक ने बनावटी हैरानी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तुमने मेरी मंगेतर को यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ।
तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम स्नेहा को यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस के पास सारे सबूत हैं और मेरे एक इशारे पर तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह जाएगी। रियान सिंघानिया ने उसकी बात पर खामोशी से निगाहें झुकाईं और फिर उसके होंठ एक सर्द मुस्कान से फैल गए। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं स्नेहा को यहाँ उसकी मर्जी के बगैर रख रहा हूँ? क्या तुम पागल हो? स्नेहा मेरी पत्नी है, मैं उसे कैद करके क्यों रखूँगा? मेरे पास सारे सबूत हैं कि हमारी शादी हुई है और शादी में स्नेहा की मर्जी शामिल है। और अगर तुम स्नेहा को लेकर जाना चाहते हो तो मैं उससे उसकी मर्जी पूछना चाहता हूँ। अगर मैंने उसे यहाँ कैद करके रखा होगा तो वो तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही होगी तो उसका फैसला मेरे हक में होगा। इतना कहने के बाद वो रुक गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़ी स्नेहा को देखा, जो सिमटी हुई दीवार से लगी खड़ी थी। स्नेहा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? उसके सवाल पर स्नेहा ने सिर उठाकर रियान की आंखों में देखा और तभी कार्तिक बोला, स्नेहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ये इंसान कुछ भी नहीं कह सकेगा। तुम मेरे साथ चलो, इस कैद से बाहर, जहाँ एक खुला माहौल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये जो भी बकवास कर रहा है इसे करने दो, तुम बिल्कुल भी मत डरना। कार्तिक अपनी बात कहकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर उसके कदम पत्थर के हो गए और रियान का दिल जैसे धड़कना भूल गया। कार्तिक, रियान सच कह रहे हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं उनके साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। उन्होंने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई रियान के पास आई थी। उसके सामने आकर उसने हाथ बढ़ाकर रियान के दोनों हाथ थाम लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, रियान, मैं सच कह रही हूँ ना, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? और यही वो पल था जब रियान की आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी और स्नेहा भी रो पड़ी। रियान ने उसे कस कर सीने से लगा लिया। मैं तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ स्नेहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमने आज मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। वो उसे अपने सीने से शिद्दत से लगाए रोती हुई आवाज़ में बोल रहा था, जबकि उधर कार्तिक का चेहरा एकदम से धुआं धुआं हो गया था। इंस्पेक्टर ने कार्तिक को देखा, जिसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। रियान की मोहब्बत ने स्नेहा का दिल जीत लिया था। शायद वो उससे नफरत करने की कोशिश में मोहब्बत कर बैठी थी। जब कार्तिक और पुलिस रियान के बंगले से निकल गए तो स्नेहा ने धीमी आवाज़ में कुछ कहा और फिर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। रियान ने एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सुकून जो उसकी जीत का प्रमाण था, वो मुकम्मल तौर पर उसकी हो चुकी थी। वक्त ने उसके दिल में उसकी मोहब्बत खुद ही उतार दी थी। रियान जीत गया था। इतनी मुश्किलों के बाद रियान ने आखिरकार अपनी मोहब्बत को सच्चे तौर पर पा ही लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।